वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम लर्न कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने लर्न किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, और उसमें भी हमने उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी लर्न की थी वो थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है उसको लर्न करने से पहले हमें किसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आज हम क्या लर्न करने वाले हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज का हमारा टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो फर्स्ट हम कहां चलें? जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर, भाई आइसोमेरिज्म है तो आइसोमर होंगे, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो बाकी जो थी स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनमें क्या क्या चीजें सेम होगी? तो फर्स्ट है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा? सेम होगा जैसा बाकी आइसोमर्स में भी होता है। यहां सेकंड नंबर बी, स्ट्रक्चर जो है वो भी सेम होगा। ये जो आइसोमर होंगे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम। थर्ड केमिकल, केमिकल को नहीं पहले लिखते हैं फिजिकल। ओ भाई कहां चला गया? फिजिकल एंड नॉन ऑप्टिकल, नॉन ऑप्टिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी सेम है। अरे भाई सब कुछ सेम है तो डिफरेंस क्या है? तो पहले हम समझे नॉन ऑप्टिकल का मतलब है ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का रोल नहीं हो, वो रिएक्शंस कहलाएगी नॉन ऑप्टिकल केमिकल रिएक्शंस। वो भी सेम होगी। नंबर डी, डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप और एटम इन स्पेस, ये इनमें डिफरेंट होगा। जो ग्रुप या एटम इनसे बॉन्डेड होंगे उनका ओरिएंटेशन स्पेस में डिफरेंट होगा। इसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। मान लो ये पहला मॉलिक्यूल है, इसमें जो येलो कलर का जो एटम या ग्रुप है वो इस तरफ जुड़ा हुआ है, और ऊपर है हमारे पास ग्रे कलर का, यहां ग्रीन है और यहां व्हाइट है। ये लेता हूं मैं दूसरा कंपाउंड। बाकी इसमें सब कुछ सेम ले लेता हूं। यहां आप देखोगे तो ये दो कंपाउंड है, यहां व्हाइट है, यहां व्हाइट है, यहां येलो है। बाकी सब कुछ सेम है, यहां व्हाइट यहां येलो, और इसमें आप देखोगे यहां येलो है, यहां व्हाइट है। तो ये जो दो ग्रुप है इनका जो स्पेस में ओरिएंटेशन है ये डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट है तो ये अलग अलग तरह के ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। यदि ये क्या काम करेंगे? यदि ये पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर दें। क्या है हम नेक्स्ट में चलने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या काम की चीज आई है कि इनका क्या डिफरेंट होगा? ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। किनका? ग्रुप का या एटम का स्पेस के अंदर। तो ये चीज इनमें डिफरेंट है, बाकी सारी तीनों चीजें क्या है? सेम है। अब इसको रिमूव करता हूं और हम कहां जाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशंस पर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक और नाम है, उसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कह देते हैं। तो हम क्या लर्न करने वाले हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी। फर्स्ट हम लर्न करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। दोज कंपाउंड्स which are able to rotate plane polarized light are called optically active compound, and this property is called optical activity।
अब यहाँ नया नाम आया, क्या नाम आया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पहले इसको समझते हैं, फिर हम इस पूरी डेफिनेशंस को एक बार रिवाइज कर लेंगे। जो जनरली हमारे पास जो सनलाइट आती है, उस जो रेडिएशन है सनलाइट की, वो कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, EMR। उसमें दो फील्ड हैं, एक तो है इलेक्ट्रिक और दूसरा कौन सा है? मैग्नेटिक। दो तरह की वेव साथ में रहती है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है। जो EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी डायरेक्शंस में क्या करता है? वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है। और ये जो वाइब्रेशन है ये किसके परपेंडिकुलर है? प्रोपेगेशन। जिस रास्ते से वो लाइट जा रही है, जैसे मान लो जो उसका वे है, ये ऐसे लाइट जा रही है, तो इस लाइट का जो प्रोपोगेशन है, जो पाथ है, उसके परपेंडिकुलर ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है तो कहां कर रहा है? ऑल डायरेक्शंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट या ऑसिलेट इन ऑल डायरेक्शन। और वो डायरेक्शंस क्या है? परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट जिस रास्ते से जा रही है उसके परपेंडिकुलर ये वाइब्रेट करता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को या इस लाइट को हम कहां से पास कर दें? एक प्रिज्म है, नाम है निकोल प्रिज्म, और इसको हम कहते हैं क्या है? ये है पोलराइजर। पोलराइजर है और किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का है। यहां से यदि हम इस लाइट को पास कर दें, पास होने के बाद इस लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शंस में वाइब्रेट करता है, और इस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये तो हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और यदि ये लाइट किसी केमिकल में से पास करें और पास होने के बाद यदि इसका जो डायरेक्शंस है वो चेंज हो जाए, ऐसे से ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ये रोटेट किसने किया? उस कंपाउंड ने किया। तो उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। यही तो इसकी डेफिनेशन है। दोज कंपाउंड्स विच आर एबल टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो इसको रोटेट कर दे वो कंपाउंड्स क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ऑप्टिकली एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो अब ये कैसे रोटेट करेगा वो हम लोग यहां समझ लेते हैं। तीन कंडीशंस पॉसिबल है रोटेशंस की, लेकिन इससे पहले क्या क्या चीजें हैं आने वाली हो हम समझते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है? PPL लाइट है, और यहां हमारा वो केमिकल रखा हुआ है जिसमें हमें क्या चेक करना है कि ये केमिकल इस PPL को रोटेट करेगा या नहीं। ये केमिकल कौन से फॉर्म में है? सॉल्यूशन के फॉर्म में है। इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो किस में होगी? ग्राम पर ml में होगी। पहला, ये सॉल्यूशन जिसके अंदर रखा गया है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलेरीमीटर। और इस पोलेरीमीटर में भी वो कहां रखा गया है? पोलेरीमीटर ट्यूब के अंदर। और इस ट्यूब की क्या होनी चाहिए? लेंथ। कोई ना कोई लेंथ होगी, और वो लेंथ किस में होगी? डेसीमीटर में होगी, ताकि कंपेयर करना आसान होता है। तो मान लो ये क्या है? पोलेरीमीटर, और यहाँ क्या है? ट्यूब। इसके अंदर क्या भरा हुआ है हमारा? ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये लाइट इस सॉल्यूशन में से पास हुई। पास होने के बाद तीन कंडीशन पॉसिबल है। नंबर 1, ये लाइट पहले ऐसे थी और इस सॉल्यूशन ने क्या काम किया? इस लाइट को इस तरह से कर दिया, इतने थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया। ये रोटेट कहाँ हुआ है? क्लॉकवाइज हुआ है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए, कौन सी डायरेक्शन में रोटेशन हो जाए? क्लॉकवाइज रोटेशन। किसका? ऑफ PPL का। तो उस कंडीशन में इस कंपाउंड को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऑप्टिकल आइसोमर है ये, इसका नेम क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रो, DEXTRO। ओ भाई लेट ज्यादा हो गया।
डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसे कहते हैं पॉजिटिव, या इसे कहते हैं स्मॉल डी। यदि ये केमिकल पीपीएल को थीटा एंगल से कहाँ रोटेट कर दे, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, उस कंडीशंस में इस कंपाउंड का नेम हो जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी या पॉजिटिव या डी ऑप्टिकल आइसोमर। सेकंड कंडीशंस क्या पॉसिबल है, इसको रिमूव कर देता हूं बच्चों, ये बॉटम ये जो लिखा हुआ हम लोगों ने, सेकंड कंडीशंस है इसकी ठीक रिवर्स, क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करके ये कहाँ रोटेट कर दे, ये फर्स्ट कंडीशंस। सेकंड यहां लिख देता हूं, सेकंड कंडीशंस क्या है, ये पहले ऐसे था अब ये ऐसे हो गया है, तो किस तरफ डायरेक्शंस, किस तरफ रोटेट हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। दी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए तो उस ऑप्टिकल आइसोमर को हम कहते हैं लीवियो रोटेटरी, लीवियो रोटेटरी या नेगेटिव या स्मॉल एल। तो ये हमारे पास क्या हुए, ये दो आइसोमर हो गए, जो एंटी क्लॉकवाइज करेगा वो एल, जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पीपीएल को वो डी। थर्ड कंडीशंस क्या है, जैसी थी 10 की 10 कहीं रोटेट नहीं हो, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है, यानी ये लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं है कंपाउंड। तीन पॉसिबल कंडीशंस हुई। एक और चीज ध्यान रखते हैं, अलग अलग जो कंपाउंड है उनका जो थीटा है वो अलग अलग होता है, लेकिन सभी के पास इंस्ट्रूमेंट्स एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है पोलरीमीटर में किसी के पास जो उसकी डिस्टेंस है वो ज्यादा हो सकता है किसी ने कंसंट्रेशंस कुछ और ले रखी हो, तो जो एंगल ऑफ रोटेशंस है वो हमें सही तरीके से हम उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्टिकल कंपाउंड्स हैं और हमें यदि उनका थीटा कंपेयर करना है तो हमने इस थीटा को किस फॉर्म में चेंज कर दिया है, स्पेसिफिक रोटेशन में, स्पेसिफिक रोटेशन में। ये कब यूज आता है, इसका सिंबल है अल्फा, टू कंपेयर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। तो हम यूज क्या लेते हैं, उनका स्पेसिफिक रोटेशंस यूज लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, सिंबल है अल्फा, फॉर्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई बाय सी, थीटा डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई बाय एल। यहां थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ये कितने डिग्री से रोटेट हुआ है, क्लॉकवाइज हुआ हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हुआ हो। एल क्या है, लेंथ ऑफ पोलेरीमीटर ट्यूब, उस ट्यूब की लेंथ कितनी है, याद रखना किसमें होगी, डेसीमीटर में होगी, डेसीमीटर। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये किसमें होगा, ग्राम पर एमएल में होगा। तो क्या हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन और पर यूनिट लेंथ। अब यहां से जो अल्फा आएगा वो लगभग इसी के रेफरेंस में आएगा, तो इस अल्फा को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और उनका अल्फा हमारे पास है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें रोटेशंस कितने डिग्री हुआ है और दूसरे में रोटेशंस कितने डिग्री हुआ है। तो क्या खत्म हुआ हमारे पास, ऑप्टिकल आइसोमर हो गए हैं, डेक्स्ट्रो हो गया है, लेवियो हो गया है। अब अगला क्वेश्चन, क्या हम किसी फॉर्मूले को देखकर बता सकते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है। सबसे पहले आए थे सर लुईस पास्चर, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जिनकी ज्योमेट्री अलग अलग है और उनके सॉल्यूशन ऑप्टिकल के प्रति उनका बिहेवियर डिफरेंट है। उसके बाद आए थे वांट हॉफ, सर ने क्या कहा, वांट हॉफ के साथ एक और आए थे सीली बेल। इन दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए और क्या कहा कि यदि किसी कार्बन से बॉन्डेड चारों ग्रुप डिफरेंट हो, उस कंडीशंस में वो मॉलिक्यूल क्या शो कर सकता है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो हम चलते हैं
क्या कंडीशंस है हमारे पास यहाँ पर, इसको रिमूव कर देता हूं। यदि किसी कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट हो, उस कंडीशंस में वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करेगा ऐसे कितने कार्बन उसके अंदर हैं। तो अगला क्या आ रहा हमारे पास अब, इफ ए कार्बन bonded with 4 different group or atom, then it show optical एक्टिविटी। उस कंडीशन में क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, ये C है, यहां H, ये Cl, ये Br और ये I है, यहां लगा देते हैं स्टार। क्यों लगाया, क्योंकि इसके चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। इस कार्बन को कहा गया था स्टीरियो सेंटर, या इसका एक और नाम क्या दे दिया गया था, एसिमेट्रिक कार्बन, और बाद में इसका एक और नाम आ गया था काइरेल कार्बन। तो क्या कहा गया है, किसने कहा, ये दो साइंटिस्ट साथ में आए थे, वान टॉप फैक्टर और सर सी ली बेल ने। क्या कहा, यदि किसी कार्बन से बॉन्डेड चारों ग्रुप डिफरेंट है, उस कंडीशंस में वो कंपाउंड क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इसके बाद क्या एक नई टर्म आई है, काइरेल मॉलिक्यूल, काइरेलिटी, ये एक नई टर्म आ गई है, इसी से जुड़ी हुई है वो। और क्या है समझना, इफ ए कंपाउंड नॉट superimpose on its mirror image, then the compound is known as a chiral कंपाउंड या मॉलिक्यूल कह सकते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड काइरेलिटी। क्या नया टर्म आया है, काइरेलिटी आ गई। तो पहले तो ये था कि बेस्टी ये वाली कंडीशंस हो तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ध्यान क्या रखना है, मैंने यहाँ जो कंपाउंड लिया है उसमें एक ही क्या है, काइरेल कार्बन है। एक से ज्यादा होते तो हो सकता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता और हो सकता है वो नहीं भी होता, लेकिन यदि एक काइरेल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। फिर नया टर्म क्या आई, काइरेलिटी आई। क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, जैसे मैं मेरे हैंड ले लेता हूं, ये मेरा हैंड है, यदि मैं इसको इस तरह से, यहां मिरर लगा हुआ है, इस तरह से लेके जाऊं तो इसकी जो इमेज बनेगी, मिरर इमेज, वो ऐसी बनने वाली है। अब मुझे क्या काम करना है, इस हाथ को ऐसे 180 से रोटेट करना है और फिर इस हाथ को ऐसे लेके आना है। अब क्या हो रहा है, ऊपर क्या आ रही है, अंगुलियां, यहां नीचे अंगुलियां हैं। इसका मतलब ये जो आगे आया है इस पीछे वाले हाथ को छुपा नहीं पा रहा है, ये छुपा लेता, ऐसे कंडीशन हो जाती इस तरह से, तो हम क्या कहते हैं, आगे वाले हाथ ने पीछे वाले हाथ को छुपा दिया है, इसे कहते हैं सुपर इंपोज होना। सुपर इंपोज हो जाता है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, और ये सुपर इंपोज नहीं होता, ऐसे हो जाए या फिर कैसे हो जाए, ये इस तरह से हो जाए, तो यहां अंगुलियां ऊपर है, यहां अंगुलियां नीचे है, तो ये सुपर इंपोज नहीं हो रहे हैं, और सुपर इंपोज नहीं होते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्या है, वापस काइरेल मॉलिक्यूल क्या है, वो मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होती है वो कहलाएगी काइरेल मॉलिक्यूल, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है,
कायरेलिटी कहलाती है। तो इन दोनों को लेकर मैं क्या कह दूं, एक एग्जाम्पल दे लेता हूं आपको, इसको रिमूव कर देता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं हम हेलो एल्केन में से। एग्जाम्पल है 2-क्लोरोब्यूटेन, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट तो ये ले लेते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन। यहां है CH3, यहां CH3 CH2 और यहां H, और एक ले लेते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन का CH3 CH3 और H। मैं यहां कंपेयर करूं, इस कार्बन को चेक करो, इस आप एक एक करके इन सबको चेक कर लो। जैसे इस कार्बन में चेक करो, 3 हाइड्रोजन है, हटा दो। यहाँ 2 हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, इसको भी हटा दो। इसमें भी 3 हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, हटा दो। चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है। इस कार्बन पे आओ, ये कार्बन, इससे एक कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, एक यहाँ Cl, एक है CH3 और एक पूरा ग्रुप है ये C2H5। तो ये कार्बन कैसा हुआ, कायरेल कार्बन। तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, कायरेल मॉलिक्यूल होगा। सेकंड एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं। इस C से क्या जुड़ा हुआ है, एक H, एक Cl, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, अकायरेल होगा। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं अकायरेलिटी। मॉलिक्यूल कैसा है, अकायरेल है। ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये तो कायरेल है। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कायरेलिटी। ठीक, ये तो हमें यहां से मालूम चल गया कि इसमें कायरेल कार्बन है, इसलिए मॉलिक्यूल कायरेल है। अब इसकी मिरर इमेज कैसे बनाए, इस पोर्शंस को भी रिमूव कर देता हूं, बड़ी ही आसान है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा इसका, कि यहां पर आपको इस कंपाउंड को ऐसे बना देना है। यहां H लिख दूं, यहां CH3, यहां Cl और यहां लिख देता हूं C2H5। यहां क्या बनाओ, मिरर का सिंबल, और बिल्कुल इसके सामने इसकी बना दो मिरर इमेज। तो यहां CH3 है तो यहां CH3 यहां पास में आएगा, ये C, इधर कौन है C2H5, यहां क्या लगा दूं H और यहां क्या लगा दूं Cl, यहां लगा दूं Cl और ये हो गया H। ये क्या हुआ, यदि ये कंपाउंड की, ये से मान लेता हूं ऑब्जेक्ट, तो ये इसकी क्या होगी, ये इसकी मिरर इमेज है। अब समझना बच्चों काम की चीज, इन दोनों में एक रिलेशन है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑप्टिकल आइसोमर हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं। इनमें से यदि ये पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम इसे कहेंगे डी। तो उस कंडीशंस में ये उतने ही डिग्री अपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। दोनों क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। कंडीशंस क्या थी, ये कार्बन कैसा है, कायरेल है, यानी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव तो है। अब ये मॉलिक्यूल और इसकी मिरर इमेज दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होनी चाहिए, सुपर इंपोज नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल ले लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूं। लेकिन पहले मैं क्या लिख दूं, इन दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स को, ये आइसोमर और ये, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, इनेंशियोमर। इनेंशियोमर है ये दोनों। और इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल दोनों में कैसा होगा, डिफरेंट, या मैं लिख दूं अपोजिट है। दोनों में जो पीपीएल को रोटेट करने का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, लेकिन दोनों में एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो सेम होगा। दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होगी, ये प्रॉपर्टी भी सेम होगी, ये भी सेम है। अब इसको समझते हैं। मान लो यदि ये कंपाउंड इस पीपीएल को इतने डिग्री क्लॉकवाइज 15 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो ये कंपाउंड पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री ही रोटेट करेगा। तो ये डी होगा और ये एल होगा। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर। याद रखना ये वर्ड इनेंशियोमर। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, रोटेट कैसे करना है। तो यहां से
रोटेट कैसे करेंगे और इसको कैसे चेक करेंगे कि इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। तो मेरे पास ये दो एग्जाम्पल हैं, इनको आप पहले ढंग से देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, सेकंड एग्जाम्पल कहाँ चला गया, ये रहा। इन दोनों एग्जाम्पल को आप पहले कंपेयर करें, फिर मैं बताऊंगा कि मैं रोटेट कैसे करूंगा इसको। ये मान लो एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, दो ग्रीन है, एक ये ग्रीन यहाँ, एक ग्रीन यहाँ, यहाँ वाइट है और पीछे जो है वो ग्रे कलर की है। ये मान लेते हैं एक कंपाउंड है, यहाँ बीच में रखा गया है मिरर, ये उसकी इमेज बन जाएगी। इमेज बन जा भाई, ये उसकी इमेज बन गई है। आप देखोगे तो यहाँ बिल्कुल पास पास कौन है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ भी ये ग्रीन है, इधर वाइट आ रहा है, ये इधर ग्रे आ रहा है। अब मैं इसको पहले मैं चेक क्या कर लूं कि ये जो कार्बन है जिसको मैंने पकड़ रखा है वो कायरेल है या नहीं है। ये कार्बन कायरेल नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप हैं, जो दोनों ग्रीन से शो हो रहे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। तो इसके ऊपर इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाएगी, लेकिन हमें करनी कैसे है, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इसकी मिरर इमेज। फर्स्ट काम है इसे 180 से घुमाओ, ऐसे घुमाना बच्चों, ये ऐसे, ये घूम गया, ये ऐसी स्ट्रक्चर होगी। अब 180 से घुमाने के बाद जो इसकी मिरर इमेज है उसको आप इस तरह से घुमा के लाओगे, ऐसे, ये ऐसे थी, इसको आपको इस तरह से घुमा के लाना। जब इस तरह से इसको घुमा के लाऊंगा तो होगा क्या, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब आप यहां से देखोगे तो यहां जो ग्रीन है वो ग्रीन के पास ग्रीन आ रहा है, ये ग्रीन, या व्हाइट के साथ व्हाइट और ग्रे के साथ ग्रे आ रहा, तो होगा क्या, ये स्ट्रक्चर या इन दोनों में से जो भी मैं इमेज ले रहा हूं वो स्ट्रक्चर इस पीछे वाले को पूरी तरह से सुपर इम्पोज कर देगी। सुपर इम्पोज कर देगी, इसका मतलब ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं या कोई भी एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। देखिए आपके सामने इसकी एक पिक्चर्स भी आ रही है, इस पिक्चर्स को आप ढंग से देख लें। तब तक मैं चलता हूं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरे एग्जाम्पल में मैं क्या काम कर रहा हूं, जो कार्बन ले रहा हूं वो कायरेल कार्बन है, यानी उससे जुड़े हुए चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट होंगे। तो यहां देखें, ये ले लेता हूं मैं एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में मैंने चेंज क्या किया है, ये येलो है, ये ग्रीन, ये ग्रे और ये व्हाइट, ये चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। ये पहला, इसकी ये क्या बनेगी, मिरर इमेज। आप देखें यहां येलो है, यहां ग्रीन है, इधर ग्रे है और इस तरफ व्हाइट है। पहला, अब इसे रोटेट कैसे करना है, वापिस एक बार देख लें। आप जो ऑब्जेक्ट है उसको आप 180 डिग्री से घुमाएं, ऐसे घुमाना है बच्चों। ये इसको इस तरह से ले लेता हूं, इसको घुमाना ऐसे है। ये ऐसे जब रोटेट होगा तब ये येलो कहां जाएगा, ऊपर की ओर, ग्रीन कहां चला जाएगा, नीचे की ओर। अब इस मिरर इमेज को इस तरह से घुमा के लेना है, ऐसे। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी ऑब्जेक्ट है। अब इसको घुमा के ले रहा हूं मैं, घुमा के लूंगा तब क्या होगा, या तो ये स्ट्रक्चर ऐसे आएगी, यदि इसको मैं ऐसे नहीं मान के ऐसे भी मानूं तो ये इस तरह से मैच हो जाएगा। होगा क्या, व्हाइट की जगह व्हाइट आ गया, ग्रे की जगह ग्रे, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है। यहां क्या हो गया है, ग्रीन के साथ येलो और यहां नीचे येलो के साथ ग्रीन हो गया है। तो ये दोनों एक दूसरे को 100% सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। ध्यान क्या रखना है, पूरा मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज होना चाहिए। हो सकता है दो एटम, दो ग्रुप एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हो, लेकिन कोई एक भी ग्रुप यदि दूसरे ग्रुप को कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी। एक और वापिस देखें, ये ऐसा था, इसको मैंने ऐसा बनाया था। अब ये इसकी क्या है, मिरर इमेज। तो फर्स्ट काम क्या करूं मैं, इसको ऐसे शो करता हूं, इसको घुमा देता हूं, ये ऐसे, ये 180 से रोटेट हो गया है। 180 से रोटेट होने के बाद आपको इसको लेके आना है ऐसे घुमा के। जब ऐसे घुमा के लाऊंगा तो ये इस तरह से बन जाएगी स्ट्रक्चर, व्हाइट के साथ व्हाइट, ग्रे के साथ ग्रे, लेकिन यहाँ ग्रीन के साथ येलो है और यहाँ येलो के साथ ग्रीन है। ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। फिर देखें, इसकी भी आपके सामने एक पिक्चर्स आ रही है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया, कायरेलिटी क्या है, कायरेल मॉलिक्यूल क्या है, ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। इन दोनों पेयर को हम मिला के क्या कहते हैं, इनेंशियोमर। इनेंशियोमर में क्या चीज होगी, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं पीपीएल को, लेकिन दोनों का रोटेट करने का एंगल सेम होगा, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। अब इसको रिमूव करता हूं और हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।
अगला टॉपिक क्या है, रेसेमिक मिक्सचर्स है। ध्यान से समझना क्या है रेसेमिक मिक्सचर्स। अगला है हमारे पास रेसेमिक मिक्सचर्स। रेसेमिक मिक्सचर, मिक्सचर्स का मतलब मिक्सचर्स है एक ऐसा मिक्सचर्स जिसके अंदर 50% एक आइसोमर हो और 50% उसी का दूसरा आइसोमर हो। यानी 50% क्या ले लूं डी और 50% क्या ले लूं एल। डी का मतलब जो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एल का मतलब जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये मिक्सचर्स ले लें हम 50% डी 50% एल। तो ये जो मिक्सचर्स है अब ये पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा और ऐसा मिक्सचर्स क्या कहलाता है, रेसेमिक मिक्सचर्स। ऐसा मिक्सचर्स है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स तो हैं, आधा डी है आधा एल है, लेकिन वो मिक्सचर्स ओवरऑल पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। तो क्या है रेसेमिक मिक्सचर्स, ए मिक्सचर्स कंटेन इक्विमोलर, ये वर्ड काम का है बच्चों, इक्विमोलर डी एंड एल आइसोमर is called रेसेमिक मिक्सचर। फर्स्ट लाइन। सेकंड क्या है, रेसेमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसेमिक मिक्सचर्स में क्या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल है या नहीं है, है, लेकिन आधे क्या काम करेंगे, आधे कहेंगे चलो भाई इधर चलो, किधर चलो, क्लॉकवाइज। तो आधे क्या कहेंगे पीपीएल को, नहीं भाई कहां चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलो। और हमें मालूम है कि एंगल दोनों का सेम है, तो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये यही रहेगा। तो रेसेमिक मिक्सचर्स क्या है, एक ऐसा मिक्सचर्स है जिसमें इक्विमोलर, याद रखना इक्विमोलर दोनों आइसोमर हो, डी आइसोमर भी हो और एल आइसोमर भी हो। अब अगली टर्म एक और काम की है, रेसेमाइजेशन। फॉर्मेशन, रेसेमाइजेशन में क्या होगा, रेसेमिक मिक्सचर्स बनेगा लेकिन दो अलग अलग डी और एल को मिलाने से नहीं बनेगा, कोई केमिकल रिएक्शंस होगी। उस केमिकल रिएक्शंस में कैसे होगा, मान लो ये कोई रिएक्टेंट है और ये किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। ये जो रिएक्टेंट है मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, यानी ये कैसा है, डी है, यानी ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है पीपीएल को। रिएक्शंस होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उनमें से 50% तो क्या है, डी है, 50% क्या है, एल है। ये जो प्रोडक्ट बना है ये रेसेमिक मिक्सचर्स है। प्रोडक्ट तो रेसेमिक मिक्सचर्स है लेकिन हमने इसको 50% मिक्स करके नहीं बनाया है, हमने तो इस एक ऑप्टिकल आइसोमर को लिया था और इससे अपने आप क्या बन गया, रेसेमिक मिक्सचर्स बन गया। यदि ये एल होता तो भी ये रेसेमिक मिक्सचर्स बनता, डी है तो भी रेसेमिक मिक्सचर्स बनता। तो इस प्रोसेस को जिसमें एक आइसोमर से, चाहे वो डी हो चाहे एल हो, उससे क्या बन जाए, रेसेमिक मिक्सचर्स बन जाए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेसेमाइजेशन। तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर्स बाय वन इनेंशियोमर, बाय वन इनेंशियोमर, एक इनेंशियोमर से, या क्या लिख दूं, वन ऑप्टिकल आइसोमर। आपने एक आइसोमर लिया था और उससे आपने उस क्या बना दिया, रेसेमिक मिक्सचर्स बना दिया। उसका नहीं बना है, किसी और का बना है, ये प्रोडक्ट का बनेगा। लेकिन हमने क्या लिया था, रिएक्टेंट में केवल एक ही ऑप्टिकल आइसोमर लिया था, दोनों को लेके डी ले लें एल ले लें मिला दें, तो ये है रेसेमिक मिक्सचर्स। लेकिन हमने तो लिया तो केवल डी या एल ही था, उससे हमने क्या बना दिया, रेसेमिक मिक्सचर्स बना दिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेसेमाइजेशन। अब चलते हैं, दो टर्म बच्चों और काम की है जिसके लिए हमने पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी है, और वो क्या है, इसको रिमूव करता हूं, वो है
रिटेंशन और इन्वर्जन, ये दो नाम बच्चों यूज आने वाले हैं SN1 और SN2 की मैकेनिज्म में। क्या है SN1 SN2? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में की मैकेनिज्म में। फर्स्ट है रिटेंशन, इसको समझते हैं। रिटेंशन ही समझे। मान लो कि यहां कोई रिएक्टेंट है और वो D है, D या L किसी कोई मान लें, और वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया और जो प्रोडक्ट है वो भी D है, तो हम क्या कहेंगे कि इस रिएक्शंस के बाद उसकी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो रिटेन रही है, उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो रिटेन भी रही है और वो जैसा था वैसी की वैसी रही है। इस कंडीशंस को हम कहते हैं रिटेंशन। ये कंडीशंस कहलाती है रिटेंशन। सेकंड हमारे पास क्या, हमने जो रिएक्टेंट लिया वो तो D था, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो L है। उल्टा हो गया, रिएक्टेंट D था, प्रोडक्ट L बन गया है। इसे कहते हैं इन्वर्जन। ये इन्वर्जन है। तो हम ये दोनों कहां पढ़ने वाले हैं? SN1 मैकेनिज्म के अंदर और SN2 मैकेनिज्म के अंदर। मान लो रिएक्टेंट जो था वो D था या L था, प्रोडक्ट जो बना उसमें से आधा प्रोडक्ट तो क्या है? L है, आधा प्रोडक्ट क्या है? D है। तो बताओ यहां क्या हुआ है? L से केवल L बनता तो रिटेंशन, L से केवल D बनता तो इन्वर्जन, लेकिन यहां तो दोनों हुआ है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? 50% तो क्या हुआ है? रिटेंशन, और 50% ही क्या हुआ है? इन्वर्जन। ये कहां आने वाले हैं ये सब चीजें? ये SN1 और SN2 की मैकेनिज्म में आने वाले हैं। और SN1 और SN2 क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस की मैकेनिज्म है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।